स्वागत करते हैं दोस्तों सीजन 3 कॉमिक्स एंड यू के पहले एपिसोड में। और आज हमारे साथ है चित्रगाथा की टीम जो अपने बारे में आज बात करेगी और साथ ही साथ इनकी पहली कॉमिक्स विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध के बारे में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो देर न करते हुए मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज चित्रगाथा की टीम है, इसमें अनादि अभिलाष जी, प्रतीक भट्टाचार्य जी और हमारे सबके चहेते अंशु घुसिया जी हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम सर, कॉमिक्स एंड यू के मंच को सुशोभित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, बहुत सब ठीक। और पहली बात तो आपका भी धन्यवाद, ताकि हम इस मंच के माध्यम से आज अपनी बात पाठकों तक पहुंचा पाएंगे। ये एक अच्छी पहल है, ये हो रहा है और हमेशा होता रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वक्त है वर्ल्ड वॉर 3 का, जहां विश्व पटल पर भी आज विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। कॉमिक्स के जगत में भी चित्रगाथा की टीम वर्ल्ड वॉर लेकर आई है। तो हम हमारा पहला प्रश्न पूछेंगे अनादि जी से। ये चित्रगाथा का आइडिया कहाँ से आया? चित्रगाथा क्या है? ये प्रकाशन कैसे आया सर? कुछ बताइए इस पर। चित्रगाथा की अगर बात करें तो पहले इसके नाम पर ही आते हैं। ये चित्र और गाथा दो शब्दों से मिलकर इस नाम का निर्माण हुआ है। चित्र मतलब पिक्चर्स, गाथा स्टोरीज, यानी कॉमिक बुक में स्टोरी को रिप्रेजेंट उसी माध्यम से करते हैं, चित्रों के माध्यम से। तो चित्रगाथा नाम के पीछे यही कहानी है। हाँ, अब इसके इंसेप्शन की बात करें तो पहली बात तो जो 90s के बच्चे हैं आज, या फिर 90s के टाइम के जो भी रीडर्स हैं, बच्चे हैं, उनके जीवन की बात करें तो कॉमिक्स का योगदान तो होता ही है। हाँ, तो बचपन से उस चीज का कीड़ा तो अंदर था ही। हाँ, और फिर कहीं ना कहीं चीजों को एनालाइज करना, ये बचपन से थोड़ी बहुत थी। लेकिन अगर बात करें तो 2018 के बाद काफी टाइम के बाद, यानी लगभग 7-8 साल के बाद वापस इस क्षेत्र में फिर से जुड़ पाए थे। इसके पीछे भी एक कारण था कि 90s के बच्चों की अगर स्टोरी देखें तो एक चीज कॉमन होती है, 10वीं तक वो इस चीज को समय दे पाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं फोकस हो जाता है करियर पे, जॉब पे, इन सब चीजों की वजह से वो 7-8 साल का बीच में गैप रहा। बीच में 1-2 साल ऐसा भी था कि पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। मतलब जैसे अगर हम ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में कुछ ले लिए, ऐसा। हाँ, फिर 2018 में पता चला कि ये आरसी की स्टोर भी है ऑनलाइन, तो वहाँ आए, वहाँ से कलेक्शन दोबारा स्टार्ट हुआ। हाँ, तो 1-1.5 साल तो यही था कि जो 90s के पब्लिशर्स थे उसी के बारे ज्यादा आइडिया था। फिर लॉकडाउन लगा, उसके बाद इस इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर करने का मौका मिला। हाँ, इस तहत एक बात जिस चीज की एहसास हुई वो ये थी कि कहीं ना कहीं आज के समय में, मतलब आफ्टर 2000, काफी सारे ऐसे प्रकाशक आए जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया। हाँ, कहीं ना कहीं उनका काम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी था, चाहे वो कहानी की बात करें या फिर चित्र की बात करें, रंग सज्जा की बात करें। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो रीच वो डिजर्व करती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। हाँ, और फिर ये अभी आपको रिसेंटली ये भी आपने सुना होगा कि याली की वेब सीरीज आ रही है, फिल्म आ रही है। तो कहीं ना कहीं लगा कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक
अच्छे स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। हाँ, फिर अब बात आती है चित्रगाथा की। तो चित्रगाथा की इंसेप्शन की कहानी कुछ ऐसी है, हाँ, कि ये कॉमिक्स के क्षेत्र के अलावा थिएटर, ड्रामा, इन सब चीजों से भी अपना कनेक्शन, अपना जुड़ाव रहा है। हाँ, तो कॉलेज के टाइम पे ये कॉलेज की जो थिएट्रिकल सोसाइटी थी, थिएट्रिकल क्लब था, उसके मेंबर थे। हाँ, इस दौरान इस थिएटर के माध्यम से स्टेज प्ले के अलावा नुक्कड़ नाटक, जिससे एक ना मैसेज देते हैं सोसाइटी को, उन सब के बारे पता चल पाया। बाकी एड मेकिंग, फिल्म मेकिंग, स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होती है, इन सब चीजों के बारे भी एक आइडिया लगता गया। और वहीं पे मतलब सेम जो कॉलेज की थिएट्रिकल क्लब थी, वहां पे ही प्रतीक से मुलाकात हुई। और 2014 में कॉलेज के क्लब ने एक प्ले करा था, द डेविल वाज राइट देयर, जो कि कई नेशनल लेवल फेस्ट पे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। मतलब जहां भी जाती थी वो अवार्ड जीत कर आती थी, बेस्ट प्ले का, बेस्ट एक्टर का। हाँ, तो और किसी एक नेशनल फेस्ट में किसी मेंबर ऑफ जूरी ने ये कहा था कि दिस स्क्रिप्ट इज पब्लिशेबल। तो कहीं ना कहीं वो बात जहन में थी। हाँ, तो लास्ट ईयर हमारी मंडली बैठी, इन्हीं सब चीजों को लेके डिस्कशन हो रहा था। हाँ, तो ये आइडिया आया कि क्यों ना इस प्ले को, द डेविल वाज राइट देयर को, एक ग्राफिक नॉवेल का फॉर्मेट देके पब्लिश करा जाए। फिर 2-3 राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ और फाइनली हमने डिसाइड करा कि इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर इसमें एक चीज और थी कि ये प्ले 2014 में हुई थी। उस वक्त ये वर्ल्ड वॉर 3 वाली ऐसी कुछ सिचुएशन थी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे एक आइडिया और आया कि क्यों ना इसको वर्तमान जो परिदृश्य है उससे जोड़कर अगर पाठकों के सामने लाए तो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो फाइनली जो स्टोरी का एसेंस था, जो मैसेज था, उस चीज को सेम रखते हुए हमने ये ग्राफिक नॉवेल फाइनली प्लान करा। द डेविल वाज राइट देयर ये एक अवार्ड विनिंग स्टेज प्ले है, जिस पर ये ग्राफिक नॉवेल बेस्ड है। बहुत बढ़िया नादी जी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सुन के। प्रतीक जी, और एक मजे की बात, हाँ, द डेविल वाज राइट देयर जिनके राइटर प्रतीक जी हैं, तो उसके तह तक घुसकर अपने विचार वो ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे फिर आगे। लेट्स टॉक टू द डेविल्स एडवोकेट नाउ, प्रतीक जी। तो सर, कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि जो मंडली बैठी है वो आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट को जो है कॉमिक फॉर्मेट में लाना चाहती है? हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको ये कैसा लगा अनुभव? और आपको शायद काफी सारे चेंजेस करने पड़े इसको वर्तमान स्थिति के कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए। तो हमें कुछ बारे में बताइए कि एक क्रिएटर, एक रचनाकार की दृष्टि से आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ऐसे जब ये प्ले लिखा गया था 2013 के एंड में, दिसंबर के एंड में मैंने प्ले लिखा था, डेविल वाज राइट देयर। और 2014 में पहली बार परफॉर्म हुआ था स्प्रिंग फेस्ट में। उसके बाद कैप्टिडियम, फिर IIM धनबाद, फिर हमारे खुद के कॉलेज में भी हमने प्ले परफॉर्म किया एंड एवरीथिंग। सो उसके बाद से ऑब्वियसली 2014 के बाद 2015 में फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गया, तो मैं स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में मूव कर गया। तो बहुत दिन ऐसे हो गए कि मैंने मतलब बहुत भी ऐसे लिखा नहीं था। तो पिछले साल कोविड के टाइम जब मतलब सब वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, पैंडेमिक एकदम अपने टॉप पे चल रहा था, तो उस समय अनादि भैया और कुछ और मेरे कॉलेज के दोस्तों से ऐसे बात हुई। अनादि भैया ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि ये जो प्ले था डेविल वाज राइट देयर, जो कि हाँ अवार्ड विनिंग प्ले था, प्लस जैसे अनादि भैया ने कहा कि जब हम स्प्रिंग फेस्ट गए थे तब वहाँ के जो जूरी मेंबर थे उन्होंने कहा था कि दिस इज द ओनली प्ले दैट वी हैव सीन इन दिस एंटायर कॉम्पिटिशन व्हिच शुड बी पब्लिश्ड, इट शुड बी कॉपीराइटेड, ऐसा था। तो तब जब सुन के आया कि हाँ चलो, लोगों को अभी भी याद है, स्पेशली आनंद भैया को, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे कॉलेज में, कि उनको अभी भी याद है कि भाई
ये जो एक प्ले हमने लिखा था, चलो उस प्ले का अभी भी कुछ करते हैं, तो वो सुन के बहुत मतलब यू फील अ बिट ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब मैंने प्ले लिखा था मुझे लगा था हम सब भूल गए हैं, हो गया 6 साल हो गए, 7 साल हो गए वो प्ले लिखा था, इट वाज एट द टाइम, हाँ लोगों ने बहुत अप्रीज किया था एंड एवरीथिंग, लेकिन अभी भी अनादि भैया जैसे लोग को इनको याद है कि वो ऐसा एक प्ले था, तो वो खुद के लिए एक बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन की चीज होती है कि हाँ भाई जो मैंने काम किया था लोगों को अभी भी याद है। तो इनिशियली तो मैं थोड़ा मतलब रिजर्व था इस आइडिया की कि डेविल वाज राइट देयर जैसे जो स्क्रिप्ट था उसको हम एक ग्राफिक नॉवल में हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे कि भी नहीं, क्योंकि दिस वाज रिटन एज अ प्ले एक्चुअली, इट वाज रिटन एज अ कॉन्वर्सेशन एक्चुअली, क्योंकि अगर हम थोड़ा इसमें डीप जाते हैं तो जब मैंने ओरिजिनली प्ले लिखा था मेरे पास एक आइडिया था कि अगर आप गॉड और डेविल को बिठा देते हैं एक ही टेबल पे और उनको बोलिए कि स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, तो फिर क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्वर्सेशन लाइक, कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली विल वी बी टॉकिंग अबाउट। तो फिर और इस प्ले के थ्रू मतलब मेरे खुद के भी बहुत सारे ऐसे विचार तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं रैंट्स कहूंगा, मेरे भी बहुत सारे ऐसे रैंट्स थे कि जिस टाइम लाइक आई वाज आल्सो कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वेयर इज इंसानियत आज कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप हो रहे हैं, दैट इज राइट, बट आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हैज सोसाइटी बीन फॉर्म्ड इन द राइट वे। तो थोड़ा मेरा भी बहुत सारे ऐसे निहिलिस्टिक व्यूज थे अबाउट द वर्ल्ड, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को अपने इस प्ले के थ्रू मैं इसको ऐसे सामने रखूं। तो एक जो चीज है जो कि बहुत मजे की चीज है, हाँ ये बात सही है कि प्ले 2013 के एंड 2014 में लिखा गया था, बट अभी भी अगर आप उस प्ले को लेके आप एक ग्राफिक नॉवेल बनाए कि उस प्ले को आप फिर से दोबारा कहीं पे इसको पेश करें, the thing that I realized कि that the game remains the same but the players change। मतलब अभी भी मतलब जो व्यूज मेरे तब थे मेरे अभी भी वो सेम व्यूज है और वो प्ले उसी व्यू के बारे में बात करते हैं। हाँ हो सकते हैं कि जो एक्टर्स है वो चेंज हो गए हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स इन द गेम हु इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग इन 2014। जैसे महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, एंड ही सेड दिस इन समथिंग इन 30s and 40s कि दैट द वर्ल्ड हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन but it doesn't have enough resources for one man's greed, but it has enough resources for everyone's need। तो ये बात 1940 में कही गई थी, लेकिन हमने जब प्ले लिखा तभी भी यही फिलोसॉफी था मेरा, और इसी फिलोसॉफी के ऊपर मैंने एक निहिलिस्टिक टाइप ऑफ प्ले लिखा था, अभी भी वो सेम ही है, इट इज इन द सेम सिचुएशन एज ऑफ नाउ। तो जब उसे ग्राफिक नॉवेल में कन्वर्ट किया गया तो तभी भी हाँ हमने प्लेयर्स चेंज कर दिए, हमने पूरे कैरेक्टर्स थोड़े बहुत यहाँ हुआ कर दिए, थोड़े बहुत वर्ल्ड इवेंट्स हमने नए ऐड किए, लेकिन the whole point is that the core principle of the place even today it remains exactly like the same। प्रासंगिकता बनी रहे इसके लिए आपने जो है अपने कहानी को आज के दौर के हिसाब से उसमें थोड़े बहुत बदलाव, अगर मैं सही समझ एग्जैक्टली। तो फिर जब बात हुई अनादि भैया से कि इसे ग्राफिक नॉवल में कन्वर्ट करना है, तो इनिशियली हमारी बात हुई थी कि चलो मैं ही ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा ओरिजिनल प्ले था, तो क्यों ना मैं इसे ग्राफिक नॉवल में थोड़ा कन्वर्ट करूँ। अब ऐसा है कि मैं ग्राफिक नॉवेल्स का फैन हूँ, मैंने ग्राफिक नॉवेल्स पढ़े भी है, बट द थिंग इज कि मैंने कभी ग्राफिक नॉवेल फॉर्मेट में कभी मैंने उसे काम नहीं किया, एंड इट हैड बीन क्वाइट सम टाइम कि मैंने ऐसे लिखना जो ऐसा है वैसे मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, मैं थोड़ा मतलब आई वाज नॉट इनटू दिस राइटिंग वर्ल्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो तभी एक्चुअली हमारे जर्नी में आए अंशु जी, जिन्होंने सबसे पहले हमें वो ड्राफ्ट दिया कि हाँ इसे अगर ग्राफिक नॉवल में कन्वर्ट करना है तो हम इसे कैसे ग्राफिक नॉवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कैसे हम कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, उसमें कैसे हम ग्राफिकली हम ऐसे जो डेविल का कैरेक्टर था, जो हॉर्समैन ऑफ अपोकलिप्स का कैरेक्टर था, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें। इनिशियली तो मेरे डाउट रहा था क्या इज इट इवन पॉसिबल, क्योंकि जो प्ले था इट वाज फुली डायलॉग सेंट्रिक प्ले, मतलब हेवी डायलॉग्स के साथ एक्सप्रेशंस के साथ वो प्ले था, इट वाज नॉट अ वेरी ग्राफिकल प्ले, हमने उसे बहुत ग्राफिकल नहीं बनाया था, हमने उसे बहुत ही फिलोसॉफिकल बनाया था। बट व्हेन आई सॉ द आर्ट, लाइक जब वो आर्ट डेवलप हो रहा था, जब वो स्क्रिप्ट डेवलप हो रहा था, उसके साथ साथ जब व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द थिंग्स इन कलर, तब मुझे रियलाइज हुआ इट वाज पॉसिबल एक्चुअली। और उसके साथ जो फीलिंग आई कि हाँ एक जो मैंने फिलोसॉफी, जो मैंने एक रैंट लिखा था 2013 में, अपना पर्सनल एक रैंट लिखा था जिसको चलो एक प्ले बना दिया था, अभी भी वो रैंट जिंदा है, अभी भी वो फिलोसॉफी को लेके लोग उस पे एक हमने ग्राफिक नॉवेल बनाया, हमने उस प्ले को उसको एक नया रंग दिया, उसमें नए एक्टर्स हमने घुसाए, उसको लेके वो जो सेम फिलोसॉफी आज भी जिंदा है। तो उसको लेके हाँ थोड़ा बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो बहुत हुआ कि हाँ भाई जो एक काम किया था मैंने आज लोगों को याद है और आज को लोग उस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज अ ग्रेट फीलिंग। और अभी जब भी मतलब और इनिशियली मैं आपको अगर सच पता हो तो 6-7 महीने पहले भी मैं थोड़ा बहुत डाउट में था कि क्या हम ये जो प्रोजेक्ट हमने उठाया क्या हमें कंप्लीशन तक लेके जा सकते हैं।
और लेकिन आई हैव टू सल्यूट द स्पिरिट ऑफ अनादि भैया हियर एंड ऑफ कोर्स अंशु जी हियर आल्सो, कि जो इतना मतलब मेहनत करके आज उस जो एक ड्रीम था हमारा, लास्ट ईयर तक भी एक पूरा ड्रीम था कि क्या हमें ग्राफिक नॉवल पब्लिशिंग कंपनी आज निकाल सकते हैं, और आज ऑलरेडी मतलब हमारा इनिशियल प्रिंटिंग के लिए ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। आज हम यहाँ पे बैठ के ये यूट्यूब शो भी कर रहे हैं आपके साथ, तो इट इज अ ग्रेट फीलिंग कि मैं तो क्योंकि कुछ महीने पहले मुझे भी मतलब इवन आई डिड नॉट हैव द बिलीव कि हाँ हम आज इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन आज हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, ऑब्वियसली अनादि भैया, उनके लिए कर पाए हमने ये चूज। और अंशु जी ऑब्वियसली उनके सपोर्ट के लिए भी तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती कि ये प्ले को तुम ग्राफिक नॉवल बनाओ, मैं तो अभी तक ही कर नहीं पाता। लेकिन जो काम अंशु जी ने किया है, जो काम अनादि जी ने किया है, और जो काम हमारे साथ जुड़े हुए और भी जितने लोगों ने किया है, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर देम टू मेक दिस ड्रीम ऑफ अस कम ट्रू। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी के लिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आप सभी ने जो है आगे आके अपनी अपनी तरफ से जो है एक सपने को संजोए रखा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और इसी के एवज में अंशु जी ने जो है अपना एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे योगदान दिया है। हम उनसे बात करेंगे। अंशु जी, चित्रगाथा में आप कैसे जुड़े, और आपने चित्रगाथा में आप अपने किए हुए कलाकारी के बारे में हमें बताएं, और वेरिएंट कवर के बारे में भी हमें जरूर। जी देखिए, अनादि जी ने मुझसे संपर्क किया था कि एक प्ले है जिसको कि ग्राफिक नॉवल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और इससे पहले मैं एक प्ले है हर्माफ्रोडाइट, मेरे फ्रेंड हैं ध्रुव हर्ष, काफ़ी मतलब युवा फिल्मकार हैं, उन्होंने कई अच्छे अवार्ड जीते हैं, एक्लेम्ड हैं, काम कर रहे हैं, अभी उनकी फीचर भी आ चुकी है। उनका प्ले था हर्माफ्रोडाइट, महाभारत के पृष्ठभूमि पर था, तो उस पर मैंने काम किया और एज एन आर्टिस्ट काम किया बेसिकली, और स्क्रिप्ट में भी और काफ़ी चीज़ें करी, हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। तो ये बातें थोड़ा लोगों को पता है, और संभवतः शंभुनाथ महतो जी के द्वारा अनादि जी को पता चला कि मतलब मैं इस तरह का काम करता हूँ कि हालांकि राइटर कॉमिक्स के तो ग्राफिक नॉवल के तो अच्छे हैं, बट कि थिएटर से जुड़ा व्यक्ति अगर कोई है जो कि ये भी काम कर रहा है और लिखता भी है और टेक्निकली कर भी चुका है, तो शायद इस वजह से मेरा नाम सजेस्ट किया गया था। मेरे पास अनादि जी ने काम दिया, तो मैंने पढ़ा उसे पहले तो। अच्छा, कोविड का टाइम था वो, तो उधर बीच काफ़ी मतलब माहौल ख़राब था, घटनाएं बड़ी दुखद घटी हैं, और उसी बीच मेरे बड़े मामा बड़ी मामी ख़त्म हुए, और अनादि भाई भी मतलब ऐसी ट्रेजिडी झेले हैं मतलब। तो वो दौरान ऐसा था कि काम हाथ लगाया था और काफ़ी मतलब चीज़ें दिमाग डाइवर्ट हो गया। देन फिर ये हुआ कि 2-1 महीने लगा और सब चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज हुई, हमने काम फिर थोड़ा कि युद्ध स्तर पर किया जाए। प्ले पढ़ना शुरू किया तो पहले सोचा कि हाँ ठीक है बस कर देंगे, ऐसे ही क्या प्ले है, पढ़ेंगे इधर से उधर कर देंगे। अब पढ़ने बैठे तो भाई अब क्या बोले, प्रतीक भाई ने मतलब जिस प्रकार से लिखा है इसे, और जो रिसर्च है इसके पीछे, मतलब मैं दंग रह गया। अब हम कहें कि शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें भाई, क्योंकि थिएटर एक अलग लैंग्वेज है जी। और ये प्ले ऐसा है कि मैंने जैसे और भी प्ले किए हैं, जैसे गिरीश कर्नाड का नागमंडल है, या अल्बर कामू का है कैलीगुला, ये रोमन एम्पायर पे बेस्ड एक प्ले है, बट वो है बेसिकली साइको एनालिटिक प्ले या साइकोलॉजिकल प्ले कह सकते हैं जी। तो लेकिन उसमें भी घटनाएं बड़ी हैं, और यहाँ क्या है कि घटनाएं हैं मगर 2 व्यक्ति बैठ के बात कर रहे हैं, और वो बातें अब बड़ा एक आम आदमी कहेगा यार बैठ के बातें तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बैठ के सुनोगे तो आप उठ नहीं पाओगे, ऐसी बातें हैं। अगर बैठ के सुनने लग गए तो नहीं उठ पाओगे, बाकी क्या कि नहीं यार बातें ही कर रहे, करने दो हमें क्या। लेकिन अब मैंने वो पढ़ा तो मैं सोचता रहा कि यार इसको कहाँ से शुरू करें, क्योंकि रिसर्च बहुत डीप है मतलब। और ये बात भी है 2014 के टाइम जैसे बता रहे हैं, 2014 बड़ा क्रूशियल टाइम था, मेरा भी मास्टर्स चल रहा था, तो उस दौरान मुझे लगता है कि वो टाइम, अच्छा उस टाइम पे किसी को मतलब ठीक है वर्ल्ड में चीजें तो होती रहती हैं, युद्ध वगैरह तो मानव जाति इसीलिए स्पेशलाइज्ड है कि जानवर अकेले शिकार करते हैं, झुंड बनाए करते हैं, तो इंसान तो वॉर करता है।
और इन्होंने जो चीज लिखी है वो 2014 में समय से आगे, मतलब उस समय जो चल रहा था उससे आगे की सोच थी कि आगे क्या हो सकता है, और दुर्भाग्य से कहें कि ऐसा हो भी रहा है। तो फिर यही था कि मैंने उसको लिखना शुरू किया, और पहले तो उसको काफी समय मैंने पढ़ा कि उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, और समय लगा अच्छा खासा। नॉर्मल कॉमिक बुक की तरह नहीं था कि अच्छा पढ़ लो और लिख डालो ना, कुछ भी मतलब कोई भी सुपर हीरो है, सुपर विलन है, एक कोई कुछ घटना घटी और कहीं चोरी करी, डकैती करी है, कुछ ऐसा क्राइम किया और फिर पकड़ लिया जाके या मार दिया, तो बड़ा अच्छा लगता है इजी गोइंग में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो कहानी को कुछ हद तक रिक्रिएट किया, और अनादि भाई का इसमें बहुत मतलब इनिशिएटिव था। अनादि भाई ना होते तो ये काम तो असंभव था। लेकिन प्रतीक जी ने बजाय इसके कि कम समय दिया, बट 2-3 बार जो भी उनसे डिस्कशन हुआ उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के दिया। उसका लाभ ये हुआ कि ये प्ले मतलब एक बहुत जितना मतलब मेरा सामर्थ्य था और जितना हम लोग के से संभव था, एक बहुत डिसेंट तरीके से एक प्ले से ग्राफिक नॉवल फॉर्मेट में आया। और इसमें कोई चीज़ की मुझे लगता है कि पूरा प्रयास किया गया कि कोई कमी ना हो, कि जो हम इसमें मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मेट में बातें कही गई हैं वो बातें या वो कंटेंट जो इसमें कहा गया है वो कहा जाए, कहे जाने में कोई कमी ना हो। बट हाँ, ये कि एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की जो बात प्रतीक भाई ने की है कि एक, क्योंकि ये आइडियाज पे बात हो रही है, कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, यहाँ एक्टिविटीज एक तरह से नहीं हो रही थी, कम हुई हैं प्ले में, और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए कि घटनाक्रम भी हो जी, और साथ में वो बातें भी कही जाएं, और वो चीजें आउट ना जाए, मतलब ना कि जो घटनाक्रम जा रहा है वो कह सकते हैं कि वो ऐसा ना हो कि कुछ और हो रहा है और प्ले में कुछ और कहा गया था। तो ये प्रयास किया गया, थोड़ा समय लगा, और नॉर्मल कोई ग्राफिक नॉवल अगर लिखा जाता है तो उससे अधिक समय लगा है। मुझे लगता है कि अधिक मतलब इस तरह नहीं कि टाइम पीरियड के हिसाब से, बट उसमें काम किया गया उस हिसाब से, और लगातार डिस्कशन होता रहा। मतलब ये नहीं कि मुझे दे दिया तो मैं लिख के दे दिया, ऐसा नहीं है, काफी डिस्कशन हुआ कई बार। लगातार उत्सुकता बढ़ रही है वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, और अनादि जी, अंशु जी और प्रतीक जी तीनों से हम अभी बात कर रहे हैं, और जितना हमें इस कंटेंट के बारे में पता चल रहा है, हम इस वीडियो से बिल्कुल भी स्पॉइलर अलर्ट नहीं डालना चाहते। हालांकि हम जानना चाहते हैं कि हम क्या आशा कर सकते हैं इस नए प्रकाशन से, इस नए प्रकाशन की पहली कॉमिक बुक से एक पाठक क्या आशा कर